अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस ग्रुप थ्योरी और आज हम लोग इस सिलसिले में लेक्चर नंबर 4 जो है उसको स्टडी करेंगे। तो लेक्चर से पहले अभी तक हम लोग क्या कुछ कर चुके हैं, हम थोड़ा सा ब्रीफली उस चीज़ को देखेंगे कि हम लोगों ने ग्रुप को पढ़ लिया था, हमने कुछ उसकी डेफिनेशन स्टडी कर ली थी, ठीक है। जनरल नोटेशंस हमने ग्रुप्स के बारे में स्टडी की थी और हमने दो मेजर तरह के ग्रुप्स जो हैं उनको स्टडी किया था, जिसमें पहले ग्रुप्स जो थे वो डायहेड्रल ग्रुप्स थे, जिसके अंदर हमने एग्जांपल देखी थी और आप लोग को कुछ होमवर्क मिला था। इसके बाद जो हमारा अगला काम हम लोगों ने किया था वो हमारा काम था सिमेट्रिक ग्रुप का, जो लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने बड़ी डिटेल से S3 की डिस्कशन की थी, उसके साथ D3 के ऊपर इसको चेक किया था कि इसका आपस का क्या रिलेशनशिप है और हम इन दोनों चीज़ों को आपस में कैसे देख सकते हैं, ठीक है, नोटेशंस वगैरह और ये सब बातें। तो आज का लेक्चर हम लोग उसको 2-3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पोर्शन जो हम लोग आज स्टडी करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स ग्रुप क्या होता है, ठीक है। एक आप लोगों ने ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस पहले भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग इस मैट्रिक्स ग्रुप को डिस्कस करेंगे। इसकी डिस्कशन के लिए सबसे पहली एक छोटी चीज़ जो हमें पढ़नी पड़ेगी वो क्या है, उसके लिए फील्ड। अब फील्ड सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा कि हम होमोमॉर्फिज्म्स वगैरह की डेफिनेशंस देखेंगे और क्वॉटर्नियन ग्रुप जो हमारे पास होता है, ठीक है, क्वॉटर्नियन ग्रुप को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फील्ड की डेफिनेशन से। फील्ड हमारे पास क्या है कि लेट एफ हम लोग एक सेट लेते हैं, इस सेट के ऊपर हम दो ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, और हम ये बात करते हैं कि एफ जो है वो एक ग्रुप है अंडर एडिशन एंड जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म करते हैं अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। इसके बाद ये जो एफ है ये कॉम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3, एफ जो है वो सेटिस्फाई करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर रियल नंबर्स, जो आपको पता है कि रियल नंबर्स ग्रुप अंडर एडिशन भी होते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह से कम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारे पास, ठीक है। तो अगर कोई भी सेट वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। अब फील्ड्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं नॉर्मली। एक इनफाइनाइट फील्ड्स, एक हमारे पास फाइनाइट फील्ड्स। यूजुअली इनफाइनाइट फील्ड से मुराद हमारे पास ये है कि जिसके अंदर हमारे पास किसी एलिमेंट का भी ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि फाइनाइट फील्ड्स वो होती हैं जिसमें हम एलिमेंट्स के ऑर्डर्स इजीली पता कर सकते हैं। अब फाइनाइट फील्ड्स की जो एग्जांपल्स हैं वो ये मॉडलो क्लासेस के जो ग्रुप्स हैं जी पी जो है वो प्राइम नंबर है, इनके लिए हमारे पास जितने भी जी पी आएंगे वो सारी की सारी फाइनाइट फील्ड्स होंगी, और अदरवाइज़ ये जो आर और सी हम लोग बात करते हैं ये सारी की सारी इनफाइनाइट फील्ड्स कहलाती हैं। अब हम लोग को इन फील्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम लोग को इन फील्ड्स की ज़रूरत इस मैट्रिक्स ग्रुप को डिफ़ाइन करने के लिए पड़ती है। तो हम ये कहते हैं कि एक मैट्रिक ग्रुप जिसको हम जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n ओवर f, ठीक है, इसको डिफ़ाइन हम इस तरीके कार से करते हैं कि ये उन मैट्रिसेस का सेट है सच दैट कि जो a का ऑर्डर है हमारे पास वो n/n है। यहाँ ये बार मैंने ऑर्डर के लिए डाली है, समटाइम्स हम इसको डिटर्मिनेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ मेरा मुराद इससे ऑर्डर है। और इसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं
वो एंट्रीज़ हम लोग ले रहे हैं कहाँ से, एफ से। और एडिशनल प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है कि जो डिटर्मिनेंट है इन मैट्रिसेस का, वो डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो नहीं है। अब ये जो आपके पास एक सारा सेट ऑफ मैट्रिसेस बन रहा है, ये सेट ऑफ मैट्रिसेस क्या है, ये एक ग्रुप बनाता है जिसको हम जनरल लीनियर ग्रुप या मैट्रिक ग्रुप कहते हैं किसी फील्ड के ऊपर। मिसाल के तौर पर हम GLN ऑफ R बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिनका जो ऑर्डर है हमारे पास वो n होगा, और इसके अंदर जो सारे आपके पास एंट्रीज़ होंगी वो सारी एंट्रीज़ कहाँ से होंगी, रियल नंबर से, और जो डिटर्मिनेंट होंगे इनके वो क्या होंगे, वो नॉन ज़ीरो होंगे। ठीक है, मैं एक सिंपल और मज़ीद सिंपल एग्जांपल के लिए मैं n को 2 ले लेता हूँ। तो GL2 ऑफ R में कौन से मैट्रिसेस आएंगे, GL2 ऑफ R के अंदर इस तरह के मैट्रिसेस आएंगे। ठीक है, सच दैट ये ऑर्डर आपको पता चल गया, ये 2/2 है। सच दैट AD माइनस BC इज़ नॉन ज़ीरो, और A B C और D हमारे पास जो हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो इसको हम लोग जनरल GL2R या जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2/2 मैट्रिसेस मेड अपॉन R का कहते हैं। ठीक है, अब ये जो GL2 ऑफ R है जो हमने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिया, ये ग्रुप है, ठीक है, अंडर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी इसके अंदर हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। वो किस शक्ल के अंदर होता है, वो 1 0 0 1 की फॉर्मेशन के अंदर होता है। अगर आप कोई मैट्रिक्स लेते हैं A जो इस ग्रुप को बिलोंग कर रहा होता है GL2R को, तो आपके पास लाजमी तौर पर एक ऐसा मैट्रिक्स A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इस ग्रुप के अंदर, सच दैट के A मल्टीप्लाई बाय A इन्वर्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देता है 2/2 मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इन्वर्स, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो हम इन मैट्रिसेस को क्या कहते हैं कि ये ग्रुप बनाते हैं, लेकिन सिर्फ नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट वाले मैट्रिसेस जो होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्रुप बनता है। अब ये ग्रुप के हमें बेनिफिट्स क्या हैं, ये ग्रुप्स हम लोग सबसे ज़्यादा जो लीनियर अलजबरा है हमारा, हम लीनियर अलजबरा के अंदर सबसे ज़्यादा इन ग्रुप्स को पढ़ते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप्स को, क्योंकि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हम लोग इस यहाँ से लेते हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, शायद आप लोगों ने इस चीज़ का नाम सुना होगा, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट अलजब्राइक एलिमेंट्स को मैट्रिसेस के साथ या GLR के या GLC के ओवर उनको एसोसिएट करते हैं, और वहाँ से हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स को जनरल लीनियर फॉर्मेशन के अंदर लेकर आते हैं। तो ये फॉर्मेशन उनकी रिप्रेजेंटेशन कहलाती है, इससे वो एक वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर हासिल करते हैं। तो यहाँ इस एप्लीकेशन के अंदर ये जनरल लीनियर ग्रुप्स जो है हमारे पास वो इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, जिसका ओवरव्यू जो था वो आप लोग को देना काफ़ी ज़रूरी था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, और वो हमारा टॉपिक है क्वाटर्नियन। अब ये जो क्वाटर्नियन ग्रुप है ये बेसिकली फिजिसिस्ट का डेवलप्ड ग्रुप है, जो ज़्यादातर इस तरह से वेक्टर्स, आप लोग को पता है कि प्लेन के अंदर हम लोग I J K वेक्टर्स को यूज़ करते हैं, और इसके अंदर आप लोग को यूजुअली पता है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट नेक्स्ट के बराबर होती है, और अगर आप रेसिप्रोकल फॉर्मेशन में लेते हैं तो ये माइनस के साइन के साथ शो होते हैं। ठीक है, तो इसी की थोड़ी सी एक जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, वो क्वाटर्नियन ग्रुप है। तो क्वाटर्नियन ग्रुप या Q8 को हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ये इन एलिमेंट्स का ग्रुप है। ये मैं इसकी एलिमेंट की फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ कि इन सारों के ये ऊपर हम लोग अगर सारे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशंस जो हैं वो लगा दें, डिफ़ाइन कर दें, तो ये हमारे पास एक ग्रुप की फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, Q8 ये हमारे पास एक सेट है, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय एनी अदर नंबर जो होगा वो 1 उसी नंबर के बराबर आ जाएगा, और इसी तरह से अगर -1 इंटू -1 होगा तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। बाकी की प्रोडक्ट्स किस तरह से होंगी कि I.I, J.J, K.K, ये सारे के सारे -1 होंगे। ये सिर्फ यहाँ के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंस है।
ठीक है। इसी तरह से अगर आप आई डॉट जे लेंगे तो वो के आ जाएगा, और इसी तरह जे डॉट आई लेंगे तो वो माइनस के आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम लोग सेम यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास अगला एलिमेंट है आई डॉट के दैट इज़ माइनस जे, और इसी तरह के डॉट आई दैट इज़ जे, और इसके बाद लास्टली जैसे जे इंटू के इज़ आई और के इंटू जे इज़ माइनस आई। तो इस मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के साथ हमारे पास ये जो सेट है प्रॉपर, ये क्या बनाता है, ये एक ग्रुप बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वोटर्नियन ग्रुप कहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब ये जो हमारे पास ग्रुप होता है ये नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। ये हम लोग फ़ौरन से कैसे बता सकते हैं कि ये ग्रुप जो है वो नॉन अबिलियन है? तो उसके लिए आप जस्ट इनमें से किसी एक एलिमेंट को चेक कर लो। तो ये देखो कि जैसे आप जे डॉट के कर रहे हैं या के डॉट जे कर रहे हैं, तो ये आई और माइनस आई की फॉर्मेशन के अंदर आ रहा है। तो किसी भी ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि वो कम्यूटेटिव ग्रुप है या वो नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का सेकंड टॉपिक था, और अब हम लोग इसके बाद जो है वो अपना थर्ड और लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो फाइनल आज का टॉपिक है वो है होमोमॉर्फिज्म्स। ग्रुप थियरी के अंदर इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और हम लोग इसको आम ज़बान में ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो आम तौर पर देखने के अंदर हमें एक जैसी नज़र आती हैं, कुछ मिलती जुलती नज़र आती हैं, तो उस तरह की चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है लुक सेम के लिए, वो हम यूज़ करते हैं आइसोमॉर्फिज्म की। अब आइसोमॉर्फिज्म क्या है? वो होमोमॉर्फिज्म की एक स्पेशल टाइप है। तो हम इस तक पहुंचने से पहले होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को देखेंगे कि होमोमॉर्फिज्म होता क्या है, होमोमॉर्फिज्म्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और फिर उसकी कोई एग्जांपल, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल आप लोग को बताई थी S3D3 की, लेकिन तब हमें ये पता नहीं था कि होमोमॉर्फिज्म किस तरह से होता है। तो इस तरह हम कोई एग्जांपल भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दो ग्रुप्स ले लेता हूँ, जी स्टार यानी जी विद दिस ऑपरेटर, और दूसरा ग्रुप ले लेता हूँ एच विद दिस ऑपरेटर। तो फिर मैं एक मैप लेता हूँ जी से एच के ऊपर, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि अगर मैं जी के दो एलिमेंट्स लूँ, क्लोज्ड एलिमेंट्स, और मेरे पास आंसर के अंदर जब वो एलिमेंट्स एच के अंदर आएँ तो वो अपनी क्लोजनेस प्रॉपर्टी जो है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एक होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर बहुत बहुत सिंपल एक कॉमन एग्जांपल मैं लेता हूँ। आप लोगों ने एक साइक्लिक ग्रुप पढ़ा हुआ है, जैसे कि AN, अ ग्रुप जनरेटेड बाय AN, और दूसरी तरफ मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ Z। ये जो AN है ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, जो Z है आप लोग को पता है कि वो एडिटिव ग्रुप है। ठीक है, तो मैं एक होमोमॉर्फिज्म लेता हूँ दैट इज़ फ्रॉम Z टू दिस AN ग्रुप। अब ये मैं होमोमॉर्फिज्म किस तरह से डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि मैं बेसिकली जो भी फाई ऑफ n लूँगा उसको मैं AN के ऊपर मैप करवा दूँगा। इस तरह से मेरे पास ये एक मैपिंग बन जाएगी, फंक्शन बन जाएगा। अब ये एक मॉर्फिज्म है। ठीक है, कैसे कि अगर आप वही बात आप यहाँ पर फाई ऑफ n प्लस m लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा a की पावर n प्लस m, और इसको जब मैं ब्रेक करूँगा तो ये होगा a की पावर n a की पावर m। तो दिस इज़ फाई ऑफ n और दिस इज़ फाई ऑफ m। तो देखें यहाँ पर पहले ग्रुप का ऑपरेटर और इस जगह पर दूसरे ग्रुप का ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट ग्रुप की क्लोजनेस सेकंड ग्रुप की क्लोजनेस के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए ये जो मॉर्फिज्म है ये क्या चीज़ शो कर रही है, ये एक होमोमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। तो होमोमॉर्फिज्म हम इसी तरह से ग्रुप्स के बिटवीन बना सकते हैं, बेशक वो सेम ऑपरेटर के तहत ग्रुप बने हो या डिफरेंट ऑपरेशंस के तहत ग्रुप बने हो। तो ये इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आप लोग पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे। इस चीज़ के बाद हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि अगली डेफिनेशन हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म की।
तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब जो देखने में हमें स्ट्रक्चरली सेम नज़र आ रहे होते हैं कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है, बेशक वो मल्टीप्लिकेटिव है, और एक तरफ एक ग्रुप है जो एडिटिव है, अगर हम उसके दरमियान में एक होमोमॉर्फिज्म डिफ़ाइन कर लें जो मज़ीद एक दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर ले, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ग्रुप्स एक जैसे हैं, स्ट्रक्चरल बिहेवियरल एक तरह से बिहेव करते हैं, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? आइसोमॉर्फिज्म कहलाते हैं। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म को हम डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं कि एक मैप जो दो ग्रुप्स के बिटवीन है, ये दो ग्रुप्स डिफरेंट ऑपरेशंस के तहत भी हो सकते हैं, सेम के तहत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि G इज़ आइसोमॉर्फिक टू H अगर पहली बात ये कि फाई क्या होना चाहिए? फाई एक होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ठीक है, यानी वो होमोमॉर्फिज्म की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये प्रोडक्ट का ग्रुप है तो हम इसको इस तरीके कार से लिख लेंगे, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। नंबर 2, फाई हमारे पास क्या होना चाहिए? फाई बाइजेक्टिव हो जाना चाहिए। तो अगर आपके पास एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म आ जाता है तो हम उस बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब ये दोनों चीज़ें बेसिकली क्या बताने के लिए होती हैं? बाइजेक्शन हमें शो करती है कि एलिमेंट्स के लिहाज से जो क्वांटिटी है या जो उसका नंबर है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने वो काउंटेबिलिटी के लिए पढ़ा था कि n जो हैं वो q के साथ बाइजेक्शन के अंदर आ जाते हैं, तो q जो होता है वो काउंटेबल हो जाता है। तो बाइजेक्शन दो चीज़ों के जो नंबर या तादाद होती है उसको सेम प्रूफ करने के लिए यूज़ की जाती है, और होमोमॉर्फिज्म क्लोजनेस को प्रिजर्व करने का एक तरीक़ाकार है। तो अगर कोई मैप ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि जो मैप है ये एक आइसोमॉर्फिज्म प्रोवाइड कर रहा है हम लोग को इन दो ग्रुप्स के बिटवीन। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं एक मैप लूँ R से R+, ठीक है, जैसे उस मैप को मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि यहाँ से मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ तो इसको मैं मैप करवा देता हूँ e⁻x के ऊपर। ठीक है जी, तो इस लिहाज से मेरे पास ये जो चीज़ दोनों के दोनों ग्रुप्स बनेंगे, यानी R विद रिस्पेक्ट टू प्लस और R+ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये इस मैप के तहत बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को शो करेंगे। तो मेरे पास ये आइसोमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर एक SN ग्रुप लेता हूँ, जो मैंने जैसे पहले पढ़ा था, एक SM ग्रुप लेता हूँ, इसके दरमियान में एक मॉर्फिज्म लेता हूँ, तो ये मॉर्फिज्म बाइजेक्टिव तब होगा अगर n फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल क्या होंगे? बराबर आ जाएंगे। यानी इनकी बाइजेक्शन सिर्फ उस सूरत में एग्जिस्ट करेगी जब ऑर्डर ऑफ SN जो होगा वो ऑर्डर ऑफ SM के बराबर आ जाएगा। और होमोमॉर्फिज्म वो इन दोनों के अंदर डिफ़ाइन किया जा सकता है, क्योंकि दोनों जो हैं वो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस हैं, तो यहाँ दोनों परम्यूटेशंस की कंपोजिशन भी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं और हम उनको साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस तरीक़ेकार से मैपिंग के थ्रू हमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमें एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ईजीली अंडरस्टैंडेबल है और एक स्ट्रक्चर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और हमें अगर उन दोनों के दरमियान में एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाता है तो हम इजी अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जो डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर है हम ये देख सकते हैं कि उसका जो इंटरनल वे होगा कम्युनिकेशन का वो इसी दूसरे स्ट्रक्चर से मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से आइसोमॉर्फिज्म जो होता है वो हमारी इस तरीक़ेकार से हेल्प कर रहा होता है। फिर हमारे पास जो अगली एक दो और एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि D6 मेरे पास वो आइसोमॉर्फिक होता है S3 के। एक चीज़ तो आपको डायरेक्टली पता है कि इन दोनों के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं, फिर इन दोनों के अंदर जो क्लोजनेस प्रॉपर्टी है हम वो भी प्रिजर्व होती हुई देख सकते हैं। फिर एक ग्रुप हम लोगों ने अभी स्टडी किया है Gl2। ये अगर आप किसी F2 के ऊपर, यानी एक फाइनाइट फील्ड के ऊपर अगर आप ये ग्रुप बनाते हैं तो वो भी आइसोमॉर्फिक होता है आपके पास S3 के। अब ये F2 का स्ट्रक्चर, ये आपको पता है कि F2 आपकी कौन सी फील्ड होती है? ये नॉर्मली हम इस फील्ड को कहते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ दो एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एक 0 और एक 1। तो जब आप सारे मैट्रिसेस के एलिमेंट्स जब आप इसकी फॉर्मेशन के अंदर लेंगे तो वो Gl2 ऑफ F2 बनेगा और ये S3 के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जनरली हमारे पास आ रही हैं, ये सारी जनरल चीज़ें हमें क्या बता रही हैं? ये क्लासिफिकेशन वर्क कर रही हैं कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर 6 है और वो आपस में क्या हैं, वो सारे के सारे आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं।
ठीक है। अब हम लोग होमोमॉर्फिज्म की एक दो और टाइप्स हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे, कि जिसमें से एक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और बाकी एक दो और हैं। अब इसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है वो है एंडोमॉर्फिज्म्स। एंडोमॉर्फिज्म जस्ट ये होता है कि इसके अंदर होमोमॉर्फिज्म होगा प्लस हमारा जो मैप है वो G2G लिया जाएगा, यानी हमारी टारगेट स्पेस जो है वो और हमारी जो डोमेन स्पेस है वो दोनों की दोनों सेम ली जाएंगी। दूसरी टाइप हमारे पास जो है वो है ऑटोमॉर्फिज्म्स। अब ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होते हैं, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म्स होते हैं प्लस ये भी सेम ग्रुप्स के दरमियान में मैप्स होते हैं जो डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा नंबर थ्री हमारे पास होते हैं मोनोमॉर्फिज्म्स। अब मोनोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होते हैं, जस्ट होमोमॉर्फिज्म्स प्लस कोई से दो ग्रुप्स के दरमियान मैप हो और ये जो फाई है ये इंजेक्टिव या 1-1 होना चाहिए, देन हम लोग इस चीज़ को क्या कहेंगे कि ये मोनोमॉर्फिज्म है। इसके बाद एक फ़ाइनल जो टाइप हम लोग यूज़ करते हैं, जो आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स वगैरह भी हम लोग आगे चल के स्टडी करेंगे, उनके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो हमारे पास है एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर पहली चीज़ के होमोमॉर्फिज्म होगा और फिर आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान में एक सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म होगा। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि अगर ग्रुप सेम है और होमोमॉर्फिज्म है तो उसको एंडोमॉर्फिज्म कहेंगे, अगर ग्रुप सेम है और आइसोमॉर्फिज्म है तो हम उसको ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। ये मज़ीद ये भी एक ग्रुप का स्ट्रक्चर रखता है इटसेल्फ। अगर हम एक ग्रुप के ऊपर सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफ़ाइन कर दें तो ये ऑटोमॉर्फिज्म का भी एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है। इसी तरह मोनोमॉर्फिज्म्स हैं कि दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान में अगर आपके पास इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म्स आ जाते हैं तो इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म्स क्या बना देते हैं, मोनोमॉर्फिज्म बना देते हैं। और इसी तरह लास्टली कि अगर आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान में एक सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता तो हम उसको क्या कहते हैं, एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग इसी सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म के साथ जो है उसको क्लोज़ करते हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें आने वाले लेक्चर्स के अंदर हेल्प करेंगी, जिसमें जब हम आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स को स्टडी करेंगे और ग्रुप एक्शंस वगैरह को स्टडी करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।